इजराइल को अब सिर्फ गाजा या लेबनान ही नहीं, कई ओर से खतरे हैं, जिससे सभी को चिंता होनी चाहिए। इस हफ्ते ईरान समर्थित ड्रोन इजराइल के आबादी इलाकों के और करीब पहुंचे, जिससे ये सवाल उठा कि क्या दुनिया उस भड़कावे को नजरअंदाज कर रही है जो अगली आतंक लहर को बढ़ा रहा है। आइए उन कहानियों को समझते हैं जिन पर सभी को चर्चा करनी चाहिए। जेएनएस टीवी के जुड़िया ओकेजन में आपका स्वागत है। इस हफ्ते इजराइल में यहूदियों को टिड्डी, महामारी और खुजली की तरह बताया गया। और इन यहूदी विरोधी टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार कौन था? फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधीन अधिकारी। आइए फिलिस्तीनी मीडिया वॉच से ये क्लिप देखते हैं। ज़ायनिस्ट फिलिस्तीन आए, टिड्डियों की तरह आए, महामारी की तरह आए, खुजली की तरह आए। उन्होंने पहाड़ों और दरारों को भर दिया, बच्चों और बुजुर्गों की हत्या की। शाहिद उमाई अब पीएमडब्ल्यू का कहना है कि पूरे समूह का इस तरह अमानवीकरण करना खतरनाक और धमकी भरा है, और इसका उद्देश्य न केवल घृणा और शत्रुता पैदा करना है, बल्कि इसके खिलाफ हिंसा का उपयोग करने की इच्छा भी पैदा करना है। उन्होंने कहा कि ऐसी अमानवीय भाषा घातक हो सकती है, जैसा यहूदी लोग नाजी जर्मनी और 20वीं सदी के यूरोप से जानते हैं। वहां यहूदियों को एक कीटाणु और संक्रामक वायरस बताया गया था, जो पूरी आबादी को संक्रमित करने वाला था। वे यहूदी समस्या बन गए, जिसे मिटाने के लिए बहुत सारे जर्मन तैयार थे। दोस्तों, मैं कुछ समझना चाहता हूं। अगर ऐसे कमेंट्स संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी और देश में किए जाते, तो हर समझदार इंसान उनकी निंदा करता और कहता कि यह खुला यहूदी विरोध है, यहूदियों से नफरत है। अगर कोई सरकारी अधिकारी ऐसा कहता, तो लोग उसकी बर्खास्तगी मांगते। तो मेरा इस हफ्ते का सवाल है, फिलिस्तीनी प्राधिकरण को यहां छूट क्यों मिल जाती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वे मिडिल ईस्ट में रहते हैं, या इजराइल ने उनसे नकली शांति समझौता किया है? कोलंबिया या अन्य विश्वविद्यालयों में सभी उदारवादी प्रदर्शनकारी कहां हैं? अमेरिका, यूरोपीय संघ और शायद सबसे महत्वपूर्ण, खासकर यहां इजराइल में, सरकारी अधिकारी कहां हैं? पीए को बार बार यहूदी विरोधी भड़काऊ बयानबाजी और नफरत के लिए बार बार छूट क्यों मिलती है? अब बहुत हो गया। वे अपनी आधिकारिक मीडिया चैनलों पर रोजाना ऐसी बातें फैला रहे हैं। इसमें हैरानी की क्या बात है? अगर पीए के अधीन कोई अरब आतंकवादी हमला करता है, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। उन्हें सिखाया जा रहा है कि यहूदी टिड्डियों की तरह एक महामारी है। क्या हम ये समझ रहे हैं? मैं उन लोगों को कोई छूट नहीं दे रहा हूं जो हमले करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस ये बता रहा हूं कि ये सब घर पर इस ब्रेन वॉशिंग से शुरू होता है, चाहे वो टीवी पर हो, अखबारों में हो, और हां, सबसे बुरा तो शिक्षा व्यवस्था में होता है। पीए के अगली पीढ़ी के बच्चे इजराइल और यहूदियों से नफरत के साथ बड़े हो रहे हैं। हम कब तक इसे नजरअंदाज करेंगे? मुझे लगा था कि 7 अक्टूबर 2023 और उस नरसंहार के बाद पीए के प्रचार चैनल बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में मैंने तो ये भी सोचा था कि साल 2000 में, जब भड़काऊ प्रचार ने इजराइल के खिलाफ एक पूरी जंग छेड़ दी थी, ओस्लो युद्ध, जिसे कुछ लोग दूसरी इंतिफादा भी कहते हैं, तब नफरत के कारखाने बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं अभी सभी लोगों से पूछता हूं, आखिर क्या होना चाहिए कि इजराइल इस नाजी जैसी प्रचार मशीन को बंद कर दे? अगर दुनिया चुप है, तो इजराइल में हम क्या करेंगे? हमारा अपना राज्य और सरकार है। वे इसे कैसे और कब बंद करेंगे? शायद वहां कोई सही व्यक्ति इस हिस्से को देखेगा और बदलाव लाने में मदद करेगा। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि यह जल्द ही हो। अब इस हफ्ते पैलेस्टीनियन मीडिया वॉच की एक और रिपोर्ट देखें। पीएमडब्ल्यू का कहना है कि पीए के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि हजारों मरीजों की जान खतरे में है, क्योंकि पीए के वित्तीय संकट के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराने की कगार पर है। और आखिर वित्तीय संकट क्यों है? जैसा कि पीएमडब्ल्यू कहता है, फिलिस्तीनी प्राधिकरण लगातार अपने हत्या के बदले भुगतान कार्यक्रम के जरिए आतंकवादियों और हत्यारों को आर्थिक रूप से इनाम देना प्राथमिकता देता है, जबकि समाज के अन्य हिस्से, जिनमें पुरानी बीमारियों और कैंसर से पीड़ित तथा गहन चिकित्सा देखभाल में भर्ती फिलिस्तीनी शामिल हैं, संकट में है।
आइए इस क्लिप की ओर चलते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मौजूदा वित्तीय संकट वेस्ट बैंक के सरकारी, सामुदाय, सार्वजनिक व निजी अस्पतालों और दवा चिकित्सा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को प्रभावित कर रहा है, कर्ज बढ़ने और भुगतान में अनियमितता के कारण। सैकड़ों प्रकार की दवाइयां और जरूरी चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियां खत्म होने के कगार पर पहुंच गई हैं, जिनमें जीवन रक्षक दवाइयां, कैंसर की दवाइयां और डायलिसिस की दवाइयां भी शामिल हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि फिलिस्तीनी जनता की धनराशि को रोके रखना सीधे तौर पर मरीजों की जिंदगी पर असर डालता है, इलाज के अधिकार को खतरे में डालता है और चिंता पैदा करता है। उन्होंने स्वास्थ्य प्रणाली को ढहने से बचाने के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और जिम्मेदारी की मांग की है। पीएमडब्ल्यू का कहना है कि पीए ने आतंकवादियों और उनके परिवारों को करोड़ों डॉलर देना बंद करने से इनकार कर खुद को संकट में डाल दिया है। इसी कारण इजराइल ने उतनी ही राशि के कर रोक लिए जितनी पीए आतंकवादियों को इनाम में खर्च करता है। पीए के स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना कि इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी कर धन जब्त करना मरीजों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। पीए इजराइल को दोष देगा, लेकिन छुपाएगा कि पैसा आतंकवादियों व उनके परिवारों को यहूदियों की हत्या के लिए दिया जाता है। ये सीधी बात है। आतंकियों को पैसे देना बंद करो और अपने लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दो, तभी संकट खत्म होगा। लेकिन वो सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं है। पीए नेतृत्व ने बार बार ये साफ कर दिया है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता उन लोगों को भुगतान करना है जिन्हें वे शहीद मानते हैं, यानी वे लोग जिन्होंने इजरायलियों की हत्या की है। अब वक्त है कि विश्व समुदाय हस्तक्षेप कर पीए पर दबाव डाले कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे और अपने लोगों की चिंता करे। शायद ऐसा ना हो, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से बहुत से लोग भ्रष्ट पीए नीतियों की अनदेखी करते आ रहे हैं। वायनेट न्यूज के मुताबिक इजराइल सेना ने ईरानी प्रयासों का पता लगाया है, जिसमें लिबनान से यहूदा और सामरिया तक हमलावर ड्रोन के इस्तेमाल का विस्तार हो रहा है। वायनेट के अनुसार क्षेत्र की बस्तियों के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में सेना ने दर्जनों ड्रोन ढूंढकर जब्त किए हैं। स्थानीय सुरक्षा अधिकारी कहते हैं कि वे ड्रोन हमलों की संभावना के लिए तैयार हैं। एक सुरक्षा प्रमुख ने कहा कि पूरे क्षेत्र की निगरानी के लिए डिटेक्शन सिस्टम और ड्रोन गिराने में सक्षम सिस्टमों के लिए फंडिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन्हें सीमा रेखा के साथ तैनात करने की जरूरत है, जो इजराइल के मुख्य हिस्से यानी 1967 से पहले के इजराइल और पीए नियंत्रित क्षेत्रों के बीच है, क्योंकि उद्धरण हम देश की अग्रिम पंक्ति हैं। तो इसे समझाने के लिए इजराइल के केंद्र में स्थित समुदाय अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ईरान उनके क्षेत्रों में हमला करने वाले ड्रोन लाने की कोशिश कर सकता है। यानी आपके पास कफर सबा और रोशायन जैसे शहर हैं जो तेल अवीव के पास हैं। वे फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नियंत्रण वाले गांवों से कुछ मील दूर हैं। डर यह है कि वे गांव लेबनान में इस्तेमाल हुए ड्रोन जैसे ड्रोन इजराइल के प्रमुख आबादी केंद्रों की ओर भेज सकते हैं। दुर्भाग्य से उत्तरी इजराइल के लोग जानते हैं कि ये ड्रोन कितने खतरनाक हैं। इसके अलावा हमें ये याद रखना चाहिए कि कितने आईडीएफ सैनिक इन तरह के ड्रोन से मारे गए या घायल हुए हैं और आज भी इसी खतरे का सामना कर रहे हैं। उत्तर में हालात जितने भी खराब रहे हों, सोचिए अगर एक दिन हमारे बड़े शहर और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ड्रोन हमलों का निशाना बन जाएं तो क्या होगा। हमने देखा है कि उत्तर में, सीमा पर और दक्षिणी लेबनान में इन ड्रोन को रोकना कितना मुश्किल है। साफ कहूं तो बात यहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए कि ये देश के केंद्र में हो। दूसरे शब्दों में, मेरी नजर में उत्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि केंद्र। लेकिन निश्चित रूप से जनसंख्या के हिसाब से देश की अधिकांश आबादी समुद्र तट के किनारे गदारा और हदेरा के बीच के तटीय मैदान में रहता है। मैं जानता हूं कि इजराइल हल निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह खतरा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह महत्वपूर्ण है कि यह मुद्दा हमारे ध्यान में इस लेख के माध्यम से लाया गया। आशा करते हैं कि इजराइल समय रहते इसका समाधान निकाल ले। और इसी के साथ यहां हकीकत है, बिना ड्रोन को ध्यान में रखे हुए इजरायली सुरक्षा बलों ने शनिवार रात समरिया शहर शेखेम में 3 अरब आतंकवादियों को पकड़ा, जिनमें 2 हमास से जुड़े थे, ये इजराइल पुलिस ने बताया।
इजराइल सुरक्षा एजेंसी, जिसे शिन बेट के नाम से जाना जाता है, के निर्देशन में सीमा पुलिस की सादे कपड़ों वाली इकाइयां ने अक्सार और रस अल ऐन में अभियान चलाकर 2 जगह छापेमारी की, क्षेत्र सुरक्षित किए और बिना घटना के संदिग्धों को हिरासत में लिया। शहर में अभियान के दौरान एक और संदिग्ध को हथियार और विस्फोटक बनाने की सामग्री रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने मौके से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और बम बनाने के उपकरण जब्त किए। दोस्तों, ये देश के एक इलाके में सिर्फ एक रात की बात है। आईडीएफ, पुलिस और सुरक्षा सेवाएं इस काम में 24 घंटे सातों दिन व्यस्त रहती हैं। आइए इस हफ्ते की कुछ अच्छी खबरें देखें। सामरिया क्षेत्रीय परिषद और अमाना आंदोलन ने नोआ समुदाय की स्थापना के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो सरकार की मंजूरी के अधीन है। स्थापना करने वाले परिवारों के समूह ने पहली बार सामरिया क्षेत्रीय परिषद और प्रमुख योसी डगन के साथ उस स्थान का दौरा किया जहां नोआ समुदाय बनने जा रहा है। ये समुदाय गनीम और कदीम के पास बनाया जाएगा, जिन्हें 2005 में उत्तरी शोमरोन से निष्कासन के दौरान खाली कराया गया था। इन समुदायों की इस गर्मी में फिर से स्थापना होगी। नोआ के संभावित निवासियों ने क्षेत्र का दौरा किया, परिवारों के संस्थापक समूह के रूप में पहली बैठक की और समुदाय की स्थापना की तैयारियां शुरू की। योसी डगन ने समूह से कहा, इस दिन को याद रखो, हम साथ मिलकर इतिहास बना रहे हैं। नोआ एक महत्वपूर्ण बड़ा समुदाय होगा जहां बड़ी और सशक्त आबादी बसेगी। यह नवीकृत उत्तरी सामरिया क्षेत्र में एक केंद्रीय समुदाय बनेगा। हमारे पूर्वजों की बाइबलिक मातृभूमि में यहूदी समुदायों की स्थापना करना, दोस्तों, हमेशा एक सकारात्मक विकास है। विश्व समुदाय, खासकर यूरोपीय संघ, यहूदियों के यहूदिया में निर्माण पर तो नाराज होता है, लेकिन केवल अरबों के निर्माण को सही मानता है। इसी वजह से यूरोपीय संघ ने लगभग 2 दशकों तक क्षेत्र सी में अवैध अरब निर्माण का समर्थन किया। इजराइल को नए समुदाय स्थापित करने का पूरा अधिकार है। पिछले 4 सालों में इस सरकार ने यहूदिया और सामरिया में 103 नए समुदायों को मंजूरी दी है। हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें गर्व होना चाहिए कि इजराइल राज्य के सभी हिस्सों में नए घर, नए यहूदी घर बन रहे हैं। रेगाविम आंदोलन का कहना है कि हेब्रोन क्षेत्र में अवैध पत्थर की फैक्ट्रियां जल स्रोतों को प्रदूषित कर रही हैं, नदियों को गंदा कर रही हैं, कृषि को नुकसान पहुंचा रही हैं, वन्य जीवन को खतरे में डाल रही हैं और दक्षिणी इजराइल के निवासियों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को खतरे में डाल रही हैं। रेगाविम और ग्रीन नाउ एनवायरमेंटल वॉचडॉग ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है और अब अदालत राज्य से ये जवाब मांग रही है कि इन अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ कानून लागू करने में वो क्यों विफल रही है। रेगाविम का कहना है कि पर्यावरण को इतना अधिक नुकसान हुआ है कि उसकी मरम्मत में सैकड़ों मिलियन शेकल खर्च होने की उम्मीद है। वे फैक्ट्रियां जो बिना परमिट या पर्यावरणीय सुरक्षा के चल रही हैं, वे औद्योगिक अपशिष्ट, जल और पत्थर का गारा को हेब्रोन नदी में छोड़ती हैं। उस बिंदु पर यह फिर बेरशेवा नदी और बेसोर बेसिन में बहती है। विषाक्त पदार्थ भूजल में रिस रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर रहे हैं, वनस्पति और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आसपास की बस्तियों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि जहां इजराइल में कानूनी पत्थर कारखाने कड़े पर्यावरणीय नियमों के अधीन हैं, वहीं हेब्रोन के कारखाने बिना किसी निगरानी या बुनियादी रोकथाम उपायों के चलते हैं, जिससे गंभीर पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है और उन्हें अनुचित आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। पर्यावरण अधिकारियों ने सालों से इस खतरे की चेतावनी दी है, लेकिन अधिकारियों का कहना रहा है कि वे फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नियंत्रण वाले क्षेत्र में कानून लागू नहीं कर सकते। हालांकि फील्ड कोऑर्डिनेटरों के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि ये कारखाने एरिया सी तक फैल गए हैं, जो पूरी तरह से इजरायली नियंत्रण में है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? पर्यावरणीय आतंकवाद के और उदाहरण, क्योंकि यही असल में है और हम इस कार्यक्रम में महीनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण एक तीसरी दुनिया के देश की तरह काम कर रही है, जहां चाहें वहां कचरा फेंक रही है और दुर्भाग्य से इजराइल उन्हें इसके लिए जवाबदेह नहीं ठहरा रहा। अब हमें कानून से चलने वाला देश होना चाहिए और रेगाविम ये मांग कर रहा है कि कानूनों को लागू किया जाए। यह खासकर एरिया सी के इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्रों और दक्षिणी इजराइल को प्रभावित कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया, ये कानूनहीनता बंद होनी चाहिए।
ये दक्षिणी इजराइल और एरिया सी में बच्चों के साथ साथ बड़ों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है और इसे तुरंत सुलझाना चाहिए। और अंत में इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी कि गंभीर फंडिंग की कमी के कारण फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, जिसे UNRWA के नाम से जाना जाता है, का पतन हो सकता है। गुटेरेस ने कहा कि UNRWA गंभीर वित्तीय कठिनाइयों और संचालन संबंधी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, जो अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को खतरे में डाल रहे हैं। उनके शब्द हैं, मेरे नहीं, और व्यापक क्षेत्र में भी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की UNRWA को स्वैच्छिक योगदान देने वाली अस्थायी समिति को इस सप्ताह संबोधित करते हुए गुटेरेस ने कहा कि एजेंसी ने व्यापक लागत कटौती के उपाय लागू करने के बावजूद $100 मिलियन की फंडिंग की कमी का सामना कर रही है। अब जब मैं UNRWA के फॉर फंडिंग में कमी की खबर सुनता हूं, तो मैं कहता हूं, अच्छा है। हम जानते हैं कि पिछले 78 वर्षों में UNRWA ने एक भी तथाकथित शरणार्थी या शरणार्थियों के किसी भी बच्चे या पोते पोतियों को पुनर्वासित नहीं किया है। इसके बजाय UNRWA इन लोगों को गंदगी में रखता है और उन्हें इजराइल राज्य के खिलाफ मोहरे के रूप में आगे की पंक्ति में इस्तेमाल करता है। दूसरे शब्दों में, UNRWA यहूदियों के लिए भी बुरा है और अरबों के लिए भी बुरा है। और निश्चित रूप से हम UNRWA कर्मचारियों और उनके हमास से संबंधों के बारे में सब जानते हैं, साथ ही 7 अक्टूबर के नरसंहार में उनकी भागीदारी के बारे में भी। और फिर UNRWA की शिक्षा प्रणाली है जो रोजाना इजराइल विरोधी नफरत और भड़काऊ बातें फैलाती है। इजराइल ने UNRWA को यरूशलेम में काम करने से इसलिए रोका है क्योंकि वे मानवाधिकार समूह नहीं, बल्कि इजराइल और यहूदी विरोधी संगठन हैं। वे बस एक मानवाधिकार संस्था के रूप में छुपे हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, #UNRWA ही हमास है। महासचिव, जिनके साथ मेरी समझ के मुताबिक इजराइल उनके इजरायली विरोधी पक्षपात के कारण काम भी नहीं करेगा, UNRWA को समर्थन देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुटेरेस के पास नैतिकता नहीं है और अब वह इस भ्रष्ट संगठन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने ट्रंप कार्यकाल में UNRWA की फंडिंग रोक दी थी। इसे मजबूत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उल्टा, UNRWA को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ इस हफ्ते JNS टीवी पर जुडिया ओकेजन का कार्यक्रम समाप्त होता है। हमारे निर्माता बारबरा हनामोव, इंजीनियर आरोन वोगोलेंटर, जैक सिकरमैन, रायान लिशिट्स, स्टेशन मैनेजर यूरी स्वेरेत्स्की व वीडियो एडिटर ओल्गा सेनाटोव का धन्यवाद। मेरा नाम जोश शेवसन है। मैं JNS न्यूज का संवाददाता हूं। JNS टीवी का कंटेंट जरूर देखें, हमें सुपर थैंक्स दें और jns.org पर जाएं, जहां आपको इजराइल, मध्य पूर्व और यहूदी जगत की ताजा खबरें मिलेंगी। हम आपसे अगले हफ्ते जुडिया ओकेजन पर JNS टीवी पर मिलेंगे।